मेरी बहन और मुझे अचानक दो सिस्टम मिल गए। एक था क्लियरिंग सिस्टम और दूसरा था होर्डिंग सिस्टम। होर्डिंग सिस्टम के पास अनलिमिटेड स्पेस थी, जबकि क्लियरिंग सिस्टम सिर्फ रुकावटों को साफ कर सकता था। पिछले जन्म में मुझे अपनी कमजोर बहन पर तरस आ गया, इसलिए मैंने उसे होर्डिंग सिस्टम चुनने दिया और खुद क्लियरिंग सिस्टम चुन लिया। बाहर जान दांव पर लगाकर मॉन्स्टर्स को मारने के बाद मुझे जो भी रसद और सामान मिलता, मैं उसे अपनी बहन के पास सहेजने के लिए रख देता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब मैं गंभीर रूप से घायल और मरने की हालत में था और मुझे जान बचाने के लिए सामान की जरूरत थी, तब मेरी बहन ने जरा सा अनाज बचाने के लिए मुझे दरवाजे के बाहर बंद कर दिया ताकि ज़ॉम्बीज़ मुझे मार दे। इस समय मैं उसी दिन दोबारा जिंदा हुआ हूँ जब हमें सिस्टम चुनना था, और मैंने देखा कि मेरी बहन बिना किसी हिचकिचाहट के क्लियरिंग सिस्टम को चुन रही है। उसने कहा, भैया वो लाल वाला मुझे चाहिए। मुझे पता था कि उसका भी पुनर्जन्म हुआ है। जैसे ही मेरी बहन की उंगली ने उस लाल आइकॉन को छुआ, लाल रोशनी पलक झपकते ही उसके शरीर में समा गई। उसके चेहरे पर एक जुनूनी मुस्कान आ गई। उसने पीछे घूमकर मुझे देखा और उसकी आंखों में घमंड और हिकारत साफ झलक रही थी। उसने सोचा, पिछले जन्म में भैया इसी क्लियरिंग सिस्टम के दम पर वॉर गॉड बना था, इस जन्म में ये ताकत सिर्फ मेरी होगी। मैं अपनी जगह पर टस से मस नहीं हुआ। मेरे होठों पर एक सर्द मुस्कान तैर गई। मैंने कहा, यानियान, क्या तुम वाकई उसे ही चुनना चाहती हो? वो लड़ाई झगड़े वाला सिस्टम लगता है। उसने बाल झटकते हुए कहा, भैया मैंने भी अब सोच लिया है, बचपन से आज तक आपने ही मेरी रक्षा की है, इस बार मुझे आपकी रक्षा करने दीजिए। वो मार काट और मेहनत वाला गंदा काम मैं संभाल लूंगी। वो सोने के रंग वाला तो बस एक गोदाम जैसा स्पेस है, वो आपके लिए ही ठीक है। लियू रुयान के उस घमंडी चेहरे को देखकर मेरे दिल ने ठंडी आह भरी। मेरी रक्षा करेगी? वो तो बस मुझे अपना प्यादा बनाना चाहती थी। लेकिन अफसोस, लियू रुयान को क्लियरिंग सिस्टम की असली कीमत का अंदाजा ही नहीं था, और न ही उसे ये पता था कि इस कयामत के द्वार में सिर्फ रसद ही असली जान होती है। इसके बाद मैं धीरे धीरे बाईं ओर वाले सोने के आइकॉन की तरफ बढ़ा। जैसे ही मेरी उंगली ने उस इन्फिनिटी के निशान को छुआ, एक गर्माहट भरी सुनहरी रोशनी ने मुझे पूरे तरीके से घेर लिया। सिस्टम बाइंडिंग सफल रहा। असीमित सामान जमा करने की क्षमता मिल गई। कयामत आने में अब बस 167 घंटे और 59 मिनट बाकी थे। मेरी बहन खुशी से झूमते हुए खड़ी हो गई और हवा में हाथ लहराने लगी। मेज पर रखी कांच की ऐश ट्रे हवा में गायब हो गई। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने अपना सीना थाम लिया, लेकिन फिर वह खुशी से पागल हो गई। सच में ये सच है, मेरे पास वो ताकत आ गई है। फिर उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई भरोसा या आदर नहीं था, बल्कि सरासर घमंड था। उसने रौब जमाते हुए कहा, मैं थोड़ी थक गई हूँ, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, और हाँ, मम्मी पापा जो बैंक कार्ड छोड़ गए थे वो मुझे दे दो। मुझे बाहर जाकर तैयारी के लिए कुछ सामान खरीदना है। उसका लहजा ऐसा था मानो किसी नौकर को हुक्म दे रही हो। मैंने कॉफी का कप नीचे रखा, आराम से सोफे की पीठ पर टेक लगाई और ठंडी नजरों से अपने पिछले जन्म के इस कातिल को देखा। मेरी आवाज भारी और गहरी थी, दफा हो जाओ। मेरी बहन के चेहरे की मुस्कान वहीं थम गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने अभी क्या कहा? क्या तुम अभी भी मुझसे इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने वो लाल सिस्टम छीन लिया? लेकिन मैंने तो ये सब तुम्हारी भलाई के लिए किया था ना। मैं खड़ा हो गया और ठंडे मन से अपनी बहन को देखने लगा। मैंने कहा, बाहर निकलो और सुनो, ये मेरा घर है, प्रॉपर्टी के कागजात पर मेरा नाम लिखा है। तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और यहाँ से तुरंत निकल लो। वह आपे से बाहर हो गई। क्या तुम सठिया गए हो? ये मम्मी पापा का भी घर है, तुम मुझे निकालने वाले कौन होते हो? और वैसे भी मैंने अभी सबसे ताकतवर क्षमता हासिल की है, कयामत बस आने ही वाली है, सिर्फ मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ। मैंने उसे पीछे धकेलते हुए दीवार के कोने तक ला दिया और पूरी ताकत से एक घूंसा उसकी कान के पास दीवार पर दे मारा। दीवार चटक गई। वह चीखती हुई अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। मैंने थर थर कांपती अपनी बहन को ऊपर से नीचे तक देखा, मानो किसी मुर्दे को देख रहा हूँ। सबसे ताकतवर क्षमता? क्या वो तुम्हारे उन फटे पुराने कपड़ों को गायब करने वाली बचकानी ताकत है? लियू रुयान, क्या तुम भूल गई? तुम्हारी क्षमता सिर्फ चीजों को नष्ट कर सकती है, वो खाना पैदा नहीं कर सकती। 7 दिनों के बाद जब तापमान -60 डिग्री हो जाएगा, ना खाने को कुछ होगा और ना पहनने को कपड़ा, तब तुम अगर पूरी इमारत को भी गायब कर दोगी तो भी तुम ठंड से अकड़कर मर जाओगे। उसने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, तो क्या हुआ? मैं लूटपाट कर सकती हूँ, जो भी मुझे सामान देने से मना करेगा मैं उसे ही गायब कर दूंगी। ये सुनकर मैं उससे और बहस नहीं करना चाहता था। मैंने मुड़कर दरवाजा खोला और बाहर का रास्ता दिखाते हुए कहा, अभी के अभी निकलो, वरना मैं सिक्योरिटी गार्ड को बुला लूंगा, मत भूलो, अभी भी कानून का राज है। कुछ देर बाद वो एक भारी सूटकेस घसीटती हुई गुस्से में बड़बड़ाती बाहर आई। उसने चिल्लाते हुए कहा, पछताना मत, इस जन्म में मैं तुम्हें अपने सामने एक कुत्ते की मौत मरते हुए देखूंगी। मैंने दरवाजे पर टेक लगाई और एक गहरी सांस ली। आखिरकार अब मैं खुले हाथ से अपना काम शुरू कर सकता था। फिर मैंने अपना फोन निकाला। फोन में 1,10,00,000 का बैलेंस देखकर सोचा कि ये रकम तो बहुत कम है। अगर एक डूम्सडे बंकर बनाना है तो ये पैसा तो ऊंट के मुंह में जी रहा है। इसके बाद मैं कंप्यूटर के सामने बैठा, डार्क वेब के फोरम पर गया और टाइप किया, आपातकालीन बिक्री, जिशो शहर के सेंटर का आलीशान बंगला, बाजार भाव से 20% की छूट, सिर्फ एक मुश्त नगद भुगतान। फिर मैंने फोन उठाकर कॉल मिलाया। अंकल झांग, मैं अपनी कंपनी के शेयर और ये घर गिरवी रखकर एक लोन लेना चाहता हूँ। ब्याज दर ज्यादा भी हो तो चलेगा, मुझे तुरंत कैश चाहिए। इसके बाद मैंने दूसरा नंबर मिलाया। क्या ये लोन कंपनी है? मुझे पैसे उधार चाहिए, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब तैयार है, बस पैसा जल्दी मिलना चाहिए। अगर 9 का 10 और 3 की वापसी जैसी भारी शर्त भी हो तो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे पता था कि 7 दिनों के बाद सारी बैंकिंग व्यवस्था ठप हो जाएगी और ये पेपर सिर्फ रद्दी के टुकड़े बनकर रह जाएंगे। मुझे भविष्य के मरे हुए लोगों के पैसों से अपने आज को सुरक्षित करना था। शाम को मैं अपनी काली स्कॉर्पियो को सड़कों पर
तेजी से भगा रहा था। बगल की सीट पर रखे बैंक कार्ड को देखकर मेरे होठों पर मुस्कान आ गई। कुल मिलाकर 11 करोड़ 60 लाख, अब काम बन जाएगा। इसके बाद मैं गाड़ी चलाकर पश्चिमी इलाके के एक सुनसान कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक पार्क में पहुंचा। ये कभी शहर का सबसे बड़ा कोल्ड स्टोरेज बेस हुआ करता था। ये जगह काफी दूर दराज और खुली थी, जहाँ छिपना आसान और हमला करना मुश्किल था। सबसे जरूरी बात यह थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड कोल्ड स्टोरेज बंकर था, जिसकी दीवारें 1 मीटर से भी ज्यादा मोटी थी। बस थोड़ी सी मरम्मत के बाद ये एक बेहतरीन अटूट बंकर बन सकता था। पिछले जन्म में इस जगह पर एक गैंग का कब्जा था और बाद में यह जीवित बचे लोगों का सबसे बड़ा गढ़ बना था। इस जन्म में ये मेरा है। इसके बाद मैंने गुलाबी नोटों का एक पैकेट गार्ड अंकल के हाथ पर रख दी। 2 लाख रुपए, आधे महीने का किराया, कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, बस चाबी दे दो और अभी के अभी खाली कर दो। अंकल हंसते हुए बोला, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मैं आपकी रईसी के मजे में खलल नहीं डालूंगा, मैं अभी चलता हूँ। मैं तुरंत उस विशाल अंडरग्राउंड बंकर के अंदर गया, चारों तरफ देखा और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। फिर मैंने सिस्टम को बुलाकर इस जगह को स्कैन करने को कहा। सिस्टम की आवाज आई, स्कैन पूरा हुआ। एक अंडरग्राउंड स्थान मिला है जो सेफ हाउस बनाने की बुनियादी शर्तों को पूरा करता है। क्या जगह को फिक्स करना शुरू करें? सफाई के बाद यह स्थान वास्तविक दुनिया के लिए रसद का केंद्र बनेगा। आप अपनी इच्छा मात्र से बाहरी रसद को सीधे यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं या सिस्टम स्पेस की रसद को यहाँ छोड़ सकते हैं। सफाई हो गई, जगह पक्की हो गई। अब अगला कदम था इसे पूरी तरह भरना। मैं सुपरमार्केट की तरफ नहीं भागा, क्योंकि ये नौसिखियों का काम होता है। सुपरमार्केट में खुदरा भाव महंगे होते हैं और वहाँ सामान भी कम होता है, साथ ही लोगों की नजर में आने का खतरा भी रहता है। मैं सीधे शहर के सबसे बड़े थोक अनाज और सब्जी बाजार पहुंचा। सबसे बड़ी अनाज की दुकान के अंदर जाकर मैंने कहा, मालिक मुझे चावल चाहिए, सबसे बढ़िया क्वालिटी का वुचांग चावल, क्या भाव दोगे? मालिक चौंक गया। मेरे पास 50 टन वुचांग चावल है और 100 टन साधारण चावल, 80 टन मैदा है। मैंने कहा, मुझे सब चाहिए, सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी दुकान में जितना भी स्टॉक है मुझे सब दे दो। इसके अलावा मुझे अगले 3 दिनों के भीतर नया चावल भी लाकर देना होगा। पुराना माल मुझे नहीं चाहिए, सारा माल मेरे बताए पते पर भिजवा देना। मालिक का चेहरा खुशी से लाल हो गया। मैं अभी लड़कों से कहकर गाड़ी लोड करवाता हूँ। अगले 3 घंटों तक मैंने थोक बाजार में अंधाधुंध खरीदारी की। 2000 सुअर, 500 भेड़ें और फल सब्जियां हर एक वैरायटी की 50-50 टन। मसाले तो मैंने ट्रकों के हिसाब से खरीदे। रात के समय कई भारी भरकम ट्रक दहाड़ते हुए कारखाने के अंदर आए। मजदूर पसीने से लथपथ होकर चावल की बोरियां उतार रहे थे। मैंने पास खड़े होकर उनके सुपरवाइजर को एक मोटा लाल लिफाफा थमाया। मेहनत के लिए शुक्रिया। मजदूरों के जाने के बाद मैं उस चावल की बोरियों के पहाड़ के सामने खड़ा हुआ, धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और बोरियों पर रखकर फुसफुसाया, समेटो। पहाड़ों की तरह जमा बोरियां पल भर में गायब हो गईं। सिस्टम स्पेस के अंदर चावल की बोरियां हवा में सलीके से सजी हुई थी। उनका आकार वैसा ही था जैसा बाहर था। मैं हैरान रह गया। असीमित क्षमता और फ्रेश रखने की यह ताकत ही असली जादुई हुनर है। ये सब करने के बाद मैंने राहत की सांस ली। सब कुछ अपने काबू में रखने का जो मजा है वो नशीला होता है। कयामत के द्वार में खाने के अलावा एक और सबसे जरूरी चीज होती है, तापमान। इसके बाद मैं सीढ़ियों पर बैठ गया और कोयला व्यापारी ओल्ड घोस्ट को फोन मिलाया। ओल्ड घोस्ट, मुझे 10,000 टन बिना धुएं वाला कोयला चाहिए। साथ ही मेरे लिए कुछ बड़े टैंकर डीजल और जनरेटर का इंतजाम करो। जनरेटर इंडस्ट्रियल ग्रेड के होने चाहिए। जब मैं रसद जुटाने में व्यस्त था तभी जेब में फोन वाइब्रेट हुआ। मेरी बहन का मैसेज था, साथ में एक तस्वीर थी। तस्वीर में वह और वांग टेंग एक आलीशान फ्रेंच रेस्टोरेंट में बैठे थे। टेबल पर शानदार खाना और रेड वाइन सजी थी। उसने लिखा था, बेचारे भैया, घर से बेघर होने के बाद क्या सिर्फ नूडल्स खा रहे हो? मैं और सीनियर अपनी नई जिंदगी का जश्न मना रहे हैं। अगर तुम अभी घुटनों के बल आकर मुझसे माफी मांगो तो शायद मैं तुम्हें ब्रेड का एक टुकड़ा देने के बारे में सोचूंगी। स्क्रीन को देखते हुए मेरे होठों पर एक तीखी मुस्कान आ गई। मैंने सोचा, खा लो, जितना जी चाहे खा लो। इंसानों की तरह खाया जाने वाला यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी डिनर है। मैंने जवाब में बस 2 शब्द लिखे, कपड़े अच्छे से पहनना। इसके बाद मैंने फोन का सिम कार्ड निकाला और उसे 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। कारखाने के अंदर लाइटें जल रही थीं और वेल्डिंग की चिंगारियां उड़ रही थीं। मैं ऊपर की रेलिंग से सब देख रहा था। ठेकेदार हाथ में नक्शा लिए परेशान होकर दीवार की तरफ इशारा कर रहा था। 50 सेंटीमीटर मोटी इंसुलेशन लेयर और बुलेट प्रूफ स्टील प्लेट। मालिक, आप ये फैक्ट्री बना रहे हैं या कोई परमाणु बंकर? लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। पैसा तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। 50 लाख का एडवांस है। मुझे 3 दिन में काम पूरा चाहिए। सारा मटेरियल रेडी स्टॉक होना चाहिए। अगर यहाँ नहीं है तो दूसरी साइड से उखाड़ लाओ। मैं 3 गुना दाम दूंगा। मजदूर कम पड़े तो तिगुनी दिहाड़ी देकर और बुलाओ। रोज का कैश पेमेंट होगा। बस एक ही नियम है, कोई सवाल नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं। काम खत्म होने के बाद तुम्हें 20 लाख का मुंह बंद रखने का बोनस अलग से मिलेगा। ठेकेदार हंसते हुए बोला, अरे मालिक, बिल्कुल बिल्कुल, 50 लाख रुपए के लिए तो मेरा बाप भी जान लगा देगा। 3 दिन क्या, 2 दिन में चकाचक करके दूंगा। इसके बाद मैंने हाई वोल्टेज बिजली के तार और मिलिट्री ग्रेड के बुलेट प्रूफ शीशे भी खरीद लिए। कयामत की शुरुआत में सबसे खतरनाक ज़ॉम्बीज़ नहीं बल्कि इंसानों की फितरत होती है। हजारों वोल्ट का करंट ही लोगों को तमीज सिखा सकता है। साथ ही मैंने भारी मात्रा में आलीशान गद्दे और कीमती कालीन भी खरीदे जिन्हें बंकर के फर्श पर बिछाना था। इस तरह कड़ाके की ठंड में भी अगर मैं नंगे पैर घूमूं तो भी पैर नहीं जमते। जब मैं अपना ढेर सारा सामान समेटकर मॉल से बाहर आ रहा था तो किस्मत का खेल देखिए, सामने लियू रुयान और वांग टेंग मिल गए। लियू रुयान पहले तो चौंकी, फिर ताना मारते हुए बोली, अरे ये तो मेरा घर बेचने वाला सगा भाई है ना, अभी तक कचरा बीनना शुरू नहीं किया क्या? मैंने अपना चश्मा चढ़ाया और उनके पास से गुजरते हुए कहा, जब तक स्कर्ट पहन सकती हो पहन लो, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हें सिर्फ कफन ही नसीब होने वाला है। लियू रुयान गुस्से से कांपने लगी और वांग टेंग आगे बढ़ने लगा, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से रफू चक्कर हो गया। जब मैं बंकर वापस लौटा तो अंदर का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। वो खुला और हवादार कारखाना अब लोहे के एक अभेद्य डिब्बे में बदल चुका था। इंसुलेशन की मोटी परत हर दीवार पर छड़ी थी और चांदी की रंगत वाली हीट शील्ड लाइट की रोशनी में चमक रही थी। सारी खिड़कियां सील कर दी गई थी, बस बुलेट प्रूफ शीशों वाले छोटे छेद छोड़े गए थे देखने के लिए। तभी ठेकेदार ने आकर मुझे एक भारी लकड़ी का बक्सा थमाया। मालिक, आपका सारा सामान इसमें है। इस कुल्हाड़ी को 3 बार
बार तपाया गया है, ये लोहे को भी मोम की तरह काट देगी। मैंने कुल्हाड़ी निकाली और उसकी धार को देखा, बेहतरीन चीज थी। मैंने कहा बाकी के पैसे तुम्हारे कार्ड पर भेज दिए गए हैं। मैं अपने उस फौलादी किले के बीचों बीच खड़ा था। पूरे बंकर में रसद का पहाड़ लगा था। बाईं तरफ अनाज का जोन था जहाँ हजारों टन चावल, मैदा और तेल था जो मेरे एक 100 साल के खाने के लिए काफी था। दाईं तरफ फ्यूल जोन था जहाँ ड्रमों में भरा डीजल, कोयले का पहाड़ और कतार से सजे सोलर पैनल और बैटरी बैंक थे। बीच में रहने की जगह थी जहाँ अभी अनपैक हुए कीमती फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गेमिंग कंसोल और किताबों के बक्से रखे थे। फिर मैंने अपने हथियारों के जखीरे में गन पाउडर और बारूद को सहेज कर रखा। मैं अंगीठी के सामने बैठकर रेड वाइन की चुस्कियां ले रहा था कि तभी फोन पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। टीवी पर भी वही चल रहा था, इमरजेंसी नोटिस। एक बेहद शक्तिशाली ध्रुवीय चक्रवात के कारण अगले 3 घंटों के भीतर दुनिया का तापमान अचानक 50 डिग्री तक गिर जाएगा। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे तुरंत अपने घरों को लौटें। ये कोई मजाक नहीं है। खिड़की के बाहर गिरते हुए बर्फ के पहले टुकड़े को देखते हुए मैंने उस आखिरी शांति को महसूस किया। कयामत आ चुकी थी। बाहर का तापमान -30 डिग्री से नीचे जा चुका था और हर मिनट 1 डिग्री और गिर रहा था। लेकिन मेरे इस महफूज बंकर के अंदर का तापमान 24 डिग्री पर फिक्स था। हीटर से एक सुकून देने वाली गर्माहट आ रही थी। मैंने अपनी जैकेट उतार दी और सिर्फ एक पतली टी शर्ट में बैठकर गरम गरम उबलते सूप में रामेन के टुकड़े डालकर खाने लगा। वाह क्या मजा था। दूसरी तरफ एक अंधेरे और ठंडे कमरे में लियू रोयान रजाई में दुबकी कांप रही थी। उसके मुंह से भाप निकल रही थी। उसने कहा ये हीटर काम क्यों नहीं कर रहा, बहुत ठंड है। वांगटेंग जाओ थोड़ा गर्म पानी लाओ। वांगटेंग ने अपनी जैकेट को कसते हुए कहा। पानी और बिजली दोनों कट चुके हैं। ये मौसम को अचानक क्या हो गया है। तभी वांगटेंग की आंखें चमकी। चलो तुम्हारे भाई के पास चलते हैं। उसने पश्चिमी इलाके में कोई कारखाना किराए पर लिया था ना, वो जरूर वहीं छुपा होगा। बस तुम्हारे भाई को ढूंढना है। तुम्हारे इस सिस्टम के सामने उसकी क्या औकात, फिर सारा सामान हमारा होगा। लियू रोयान की आंखों में भी एक घमंड भरी चमक आई। चलो अभी चलते हैं। जब मैं उस लियू शियाहुई को देखूंगी तो उसे घुटनों के बल बर्फ पर बैठाकर माफी मंगवाऊंगी। और यहाँ बंकर में मैं अपने मॉनिटर की स्क्रीन पर बाहर का हाल देख रहा था। कुछ आवारा कुत्ते ठंड से ठिठुर रहे थे कि तभी उनमें से एक कुत्ते की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। उसके जबड़े के दांत इतनी तेजी से बढ़ने लगे कि आंखों से साफ दिख रहा था। ये वही जानलेवा वायरस था जिसने जानवरों को मॉन्स्टर बना दिया था। फिर मैंने देखा कि लियू रोयान और वांगटेंग गाड़ी से वहां पहुंच चुके हैं। मैंने बिना किसी देरी के बंकर के डिफेंस सिस्टम का बटन दबा दिया। बंकर के चारों तरफ लगी हाई वोल्टेज बिजली की लाइन चालू हो गई। नीली बिजली की चिंगारियां बर्फबारी के बीच कड़कड़ाने लगी। मैंने हाथ में वाइन का ग्लास लिया और गाड़ी से उतरते उन दोनों को देखते हुए बुदबुदाया, नरक में आपका स्वागत है मेरे प्यारे मेहमानों। लियू रोयान बंकर के विशाल लोहे के दरवाजे के पास आई और उसे पागलों की तरह पीटने लगी। लियू शियाहुई, मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो। तुम्हारे पास गोदाम खरीदने की औकात है तो दरवाजा खोलने की हिम्मत भी दिखाओ। मैं सोफे पर बैठकर लाउडस्पीकर के जरिए उसकी चीखें सुन रहा था। मैंने माइक उठाया और कहा, कौन है भाई, आधी रात को शांति भंग करना अपराध है, पता नहीं है क्या। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, बस दरवाजा खोल दो। मैंने ठंडे लहजे में कहा, मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। लियू रोयान गुस्से और ठंड से बेहोश होने की कगार पर थी। उसने फिर दरवाजा पीटा। मैं तुम्हारी इकलौती सगी बहन लियू रोयान हूँ। इस दरवाजे ने मेरी आंखों को बहुत छुभाया है। मेरे पास सिस्टम है, मैं इसे पल भर में गायब कर सकती हूँ। ये कहकर उसने अपनी हथेली दरवाजे पर जमा दी। उसके दिमाग में लाल आइकॉन चमका, नष्ट हो जाओ। लेकिन जैसा उसने सोचा था, दरवाजा गायब नहीं हुआ। इसके उलट वो लाल रोशनी मानो किसी अदृश्य फौलादी दीवार से टकराकर वापस उसी पर पलट गई। लियू रोयान का पूरा हाथ सुन्न हो गया और वह उछलकर पीछे बर्फ पर जा गिरी। दरवाजे का पेंट तक नहीं उखड़ा था। उसने हैरान होकर कहा, ये कैसे हो सकता है। सिस्टम कह रहा है कि सामने वाली वस्तु की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मैंने माइक पर कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, इस दरवाजे को बनाने में मैंने 50 लाख के मिलिट्री ग्रेड अलॉय का इस्तेमाल किया है। और वैसे भी मेरा सिस्टम तुम्हारे सिस्टम का काल है। तुम्हारी ये साफ करने वाली बकवास ताकत मेरे इस खजाने को छू भी नहीं सकती। अब यहाँ से दफा हो जाओ और मेरे दरवाजे की बर्फ को गंदा मत करो। तभी दरवाजे के ऊपर लगी फ्लड लाइट्स अचानक जल उठी। 2 तेज रोशनी की किरणें सीधे उनकी आंखों पर पड़ी जिससे वे चौंधिया गए। लियू रोयान बर्फ पर बैठी हड्डियों को कंपा देने वाली उस ठंड को महसूस कर रही थी। उस बंद दरवाजे को देखकर उसे जिंदगी में पहली बार असली बेबसी और कयामत का एहसास हुआ। आधा घंटा बीत गया, वे दोनों वहाँ से नहीं गए। ऐसा नहीं था कि वे जाना नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी और इस बर्फानी तूफान में पैदल जाना सीधे मौत को दावत देना था। वे दोनों बंकर के दरवाजे के एक छोटे से कोने में दुबक कर बैठ गए, मानो ठंड से बचने के लिए 2 चूहे एक दूसरे से चिपक कर बैठे हों। बस वही एक कोना था जहाँ सीधी हवा नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी ठंड जानलेवा थी। तभी ऊपर से एक भारी मशीन चलने की आवाज आई। उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से सिर उठाकर ऊपर देखा। मैं दूसरी मंजिल की बालकनी में खड़ा था और ऊपर से उन दोनों मरणासन्न जीवों को देख रहा था। वांगटेंग का हौसला टूट चुका था। वह घुटनों के बल बैठ गया और ऊपर की तरफ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मैं वांगटेंग हूँ, मैंने तुम्हें बास्केटबॉल खेलना सिखाया था, पुरानी दोस्ती के नाते मुझे बचा लो, रहम करो। मैं हंसा। मैंने सूप में से एक गर्मा गर्म टुकड़ा निकाला और हाथ ढीला कर दिया। वो खौलता हुआ तेल टपकता खाने का टुकड़ा उन दोनों के सामने जा गिरा। मेरी यह बहन, जो कभी बिस्लेरी के अलावा पानी नहीं पीती थी, आज एक भूखे कुत्ते की तरह उस टुकड़े पर झपट पड़ी। उसने उस खून और मिट्टी से सने खाने के टुकड़े को उठाया और सीधे मुंह में ठूंस लिया। इसके बाद मैंने सूप का बचा हुआ खौलता पानी सीधे उस कोने में डाल दिया जहाँ वे छुपे थे। वो खौलता पानी जैसे ही -40 डिग्री की जमीन पर गिरा, पल भर में जम गया और वहाँ बर्फ की एक चिकनी और बदबूदार परत जम गई। जो थोड़ी बहुत सूखी जगह बची थी वह भी अब बैठने लायक नहीं रही। अभी दूर बर्फानी तूफान में कई हरी आंखें चमकती हुई दिखाई दी। वो मॉन्स्टर कुत्ते खाने की खुशबू सूंघकर वहाँ पहुंच चुके थे और गुर्राते हुए उन्हें घेरने लगे। वांगटेंग खौफ से चीख पड़ा। लियू रोयान ने झटके से उसका हाथ झटक दिया और कहा, दफा हो जाओ, यह मत सोचना कि मुझे तुम्हारी फितरत नहीं पता। वांगटेंग, पहले मैं तुम्हारी शक्ल और पढ़ाई देखकर तुम्हें झेलती थी, लेकिन अब तुम सिर्फ एक कबाड़ हो, एक बोझ। आज के बाद अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो तुम्हारा सिर भी उस कुत्ते की तरह धड़ से अलग कर दूंगी। वांगटेंग का
शरीर अकड़ गया। लियू रुयान के खून से सने चेहरे को देखकर उसकी आंखों में नफरत की चमक आई, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। अब लियू रुयान के पास वो खतरनाक क्लियरिंग सिस्टम था। वो खाना तो नहीं बना सकती थी, लेकिन उसे पल भर में मार जरूर सकती थी। अपनी अहमियत साबित करने के लिए वांग टैंग उस कचरे जैसे गार्ड रूम में कुछ ढूंढने लगा। जल्द ही उसके हाथ एक सख्त चीज लगी। बाहर निकाला तो वह एक सूखी सॉसेज थी। वांग टैंग ने उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन पीछे से लियू रुयान की बर्फीली आवाज आई, बाहर निकालो। लियू रुयान दीवार के सहारे खड़ी हो गई और उसकी हथेली में लाल रोशनी चमकने लगी। वांग टैंग ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, यान यान देखो, मुझे ये मिला है, हम आधा आधा बांट लेंगे। लियू रुयान ने झटके से वह सॉसेज छीना और उसे चबाने लगी। वो इतनी जमी हुई और सख्त थी कि उसे चबाते समय उसकी मसूड़ों से खून आने लगा, लेकिन वे भूखी भेद दिए की तरह उसे खाती रही। जब थोड़ा सा पीस बचा तो उसने उसे वांग टैंग के पैरों के पास फेंक दिया और कहा, आगे से जो भी खाने को मिले पहले मुझे देना, मेरे खाने के बाद जो बचेगा वही तुम्हारा होगा। वांग टैंग ने सिर झुकाकर उस धूल से सने टुकड़े को मुंह में डाल लिया, लेकिन उसकी आंखों में गहरी साजिश और दुश्मनी साफ दिख रही थी। और यहाँ बंकर के अंदर मैं एक आलीशान हॉट टब में नहा रहा था और हाथ में टैबलेट लिए दुनिया भर की खबरें देख रहा था। इंटरनेट ठप हो चुका था, लेकिन मेरा सैटेलाइट कनेक्शन अभी भी चालू था। टीवी पर न्यूज एंकर कह रहा था, न्यूजीलैंड में इमरजेंसी लागू हो गई है, मैनहट्टन पूरी तरह जम चुका है, टोक्यो में दंगे भड़क उठे हैं, चीनी सरकार ने हाईएस्ट लेवल का अलर्ट जारी कर दिया है और सभी रिलीफ कैंप खोल दिए गए हैं। जीवित बचे लोग तुरंत नजदीकी कैंप चैंगडोंग स्पोर्ट्स सेंटर पहुंचे। इस लोकेशन को देखकर मुझे पिछला जन्म याद आ गया। पिछले जन्म में वो वाकई शुरुआत का सबसे बड़ा कैंप था, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण रसद तुरंत खत्म हो गई थी और अव्यवस्था फैल गई थी। एक महीने के भीतर ही वहाँ अनाज के लिए दंगे भड़क उठे थे और कई गैंग्स ने उस जगह को आपस में बांटकर उसे साक्षात नर्क बना दिया था। इसके बाद मैं टब से बाहर आया। मैंने एक काले रंग का नानो इंसुलेटेड सूट पहना और अपनी कॉम्बैट गियर बेल्ट कसी। मैंने सोचा कि बाहर जाकर थोड़ा चेक किया जाए और कुछ क्रिस्टल कोर्स यानी ताकत के सोर्स जमा किए जाए। साथ ही ये भी देख लिया जाए कि वो दोनों गार्ड रूम के कुत्ते अभी तक मरे या जिंदा है। फिर मैंने अपने हेडफोन में करान औजला का गाना लगाया और बाहर निकल गया। मैंने अपनी स्नोमोबाइल गाड़ी को गार्ड रूम से 100 मीटर दूर रोका। मैंने थर्मल स्कैनर चालू किया तो सामने गार्ड रूम के पास 7 रेड सिग्नल घूमते दिखे। मैं तुरंत बर्फ के पीछे से एक काली परछाई की तरह तेजी से बाहर निकला। पहले मॉन्स्टर कुत्ते को संभलने का मौका ही नहीं मिला और मेरी कुल्हाड़ी ने उसके सिर के 2 टुकड़े कर दिए। सिस्टम की आवाज आई, लेवल 1 मॉन्स्टर का खात्मा, एक्सपीरियंस +5। इस हलचल से बाकी के 6 कुत्ते भी चौकन्ने हो गए। जैसे ही एक बड़ा शिकारी कुत्ता मेरी गर्दन की तरफ झपटा, मैंने उसकी तरफ पैर बढ़ाया और वो अपना संतुलन खोकर गड्ढे में जा गिरा। मैंने बिना कोई मौका गंवाए गड्ढे में छलांग लगाई और कुल्हाड़ी के एक ही वार से उसकी गर्दन उड़ा दी। उसका भयानक सिर कटकर दूर जा गिरा। बाकी के छोटे मोटे जीवों की परवाह किए बिना मैंने उस बड़े मॉन्स्टर के सीने को चीरा और उसके अंदर से एक चमकता हुआ लाल क्रिस्टल कोर बाहर निकाल लिया। कयामत के द्वार में यही सबसे कीमती करेंसी होती है। ये क्रिस्टल ही मॉन्स्टर्स की ताकत का राज है और इंसानों के एवोल्यूशन की चाबी भी है। ऊपर खड़े बाकी के 5 कुत्तों को देखकर मैंने अपनी मॉडिफाइड नेल गन निकाली और एक सेकंड में हर एक कील सीधे उनकी आंखों के आर पार हो गई। मैदान साफ करने के बाद मैंने देखा कि कुल 3 क्रिस्टल कोर्स मिल चुके थे। साथ ही मेरा एक्सपीरियंस बार भी 45/100 पर पहुंच चुका था, यानी लेवल 2 के आधे करीब। इसके बाद मैंने गार्ड रूम का दरवाजा लात मारकर खोला तो अंदर कोई नहीं था। दीवार पर उंगली के खून से लिखा था, बदला लूंगी। मैं मुस्कुराया, चलो जान तो काफी सख्त है इनकी, तो फिर जाओ उस रिलीफ कैंप के नर्क का मजा चक्को, असली खेल तो वहीं होगा। मैं तुरंत अपनी गाड़ी पर बैठा और वहां से निकल गया। इस बार बाहर आने से न सिर्फ मेरी ताकत का अंदाजा हुआ, बल्कि मुझे अब अस्पताल जाकर एक और जरूरी चीज ढूंढनी थी, एंटीवायरल सीरम। माना कि वह इस म्यूटेशन के जहर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता था, लेकिन आम सर्दी खांसी और इन्फेक्शन से बचाने के लिए शुरुआती दौर में वह सोने से भी ज्यादा कीमती था। इसी बीच चैंगडोंग स्पोर्ट्स सेंटर में, जिसे अब एक रिलीफ कैंप बना दिया गया था, वहाँ की फ्लडलाइट्स चारों तरफ की बर्फ को चमका रही थी। हजारों लोग उस बर्फीले तूफान में ठिठुर रहे थे। लियू रुयान के बाल बिखरे हुए थे और उसने एक सैनिक का कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, मैं एक एबिलिटी यूजर हूँ, मुझे अंदर जाने दो, मेरे पास शक्तियां हैं। यह कहकर उसने सड़क के किनारे रखे आधे टन के कंक्रीट के ब्लॉक की तरफ हाथ किया और वह ब्लॉक पल भर में गायब हो गया। आसपास के लोग खौफ से पीछे हट गए और सैनिक ने तुरंत वाकी टकी पर मैसेज किया, रिपोर्ट, सेक्टर डी के गेट पर एक स्पेस एबिलिटी यूजर मिली है। नहीं, ये तो चीजों को गायब करने वाली क्लियरिंग एबिलिटी है, आगे के आदेश दें। 5 मिनट बाद लियू रुयान और वांग टेंग को एक गर्म और आलीशान ऑफिस के अंदर ले जाया गया। वहाँ बैठे कमांडर ने अपनी ठोड़ी पर हाथ रखकर कहा, तो तुम्हारी ताकत चीजों को गायब करना है, कितनी बड़ी चीज गायब कर सकती हो? क्या जिंदा इंसानों को भी गायब कर सकती हो? लियू रुयान को आखिरकार थोड़ी गर्माहट मिली तो उसकी आवाज में फिर से वही घमंड आ गया। 2 मीटर के दायरे में आने वाली किसी भी चीज को मैं गायब कर सकती हूँ, इंसानों को भी मार सकती हूँ। रास्ते में मैंने एक बहुत बड़े मॉन्स्टर कुत्ते को अकेले मार गिराया है। मैं एक फाइटर हूँ, मुझे एक अलग कमरा और अच्छा खाना चाहिए। कमांडर ऐसे हंसा मानो उसने कोई बहुत बड़ा मजाक सुना हो। एक कुत्ते को मारकर तुम्हें लगता है तुम अमर हो गई? बाहर ऐसे लाखों मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं, तुम्हारी ये ताकत जो एक बार में सिर्फ 1 मीटर की जगह साफ कर सकती है, लड़ाई में किसी काम की नहीं है। जाओ और बाहर जाकर बर्फ हटाओ। लियू रुयान को यह अपनी बहुत बड़ी तौहीन लगी। उसने उंगली उठाकर कहा, हम एबिलिटी यूजर्स इस दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हैं, तुम मुझे एक कचरा साफ करने वाली नौकरानी समझ रहे हो? मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। कमांडर के चेहरे की हंसी गायब हो गई और उसकी आंखों में एक खतरनाक सन्नाटा छा गया। उसने भारी आवाज में कहा, इस बंकर का एक ही नियम है, जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा, चाहे तुम एबिलिटी यूजर ही क्यों ना हो। यहाँ खाना काम के बदले ही मिलता है, अगर काम नहीं करना तो दफा हो जाओ वापस बाहर उस बर्फीले नर्क में। ये कहकर उसने हाथ हिलाया और पास खड़े 2 सैनिकों ने तुरंत अपनी बंदूकें लियू रुयान के कंधों पर तान दी। आधे घंटे बाद लियू रुयान बेहद बेइज्जत महसूस करती हुई उस बर्फीले तूफान में खड़ी थी और सामने जमी बर्फ पर अपनी शक्तियों से लाल रोशनी छोड़ रही थी। हर 10 बार शक्ति का इस्तेमाल करने पर उसका सिर ऐसे फटता था मानो किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। यह उसकी मानसिक ताकत खत्म होने का साइड इफेक्ट
परफेक्ट था। पास खड़ा सुपरवाइजर लाउडस्पीकर पर चिल्लाया, जल्दी हाथ चलाओ, पीछे गाड़ियों की लाइन लगी है। देर रात लियू रुयान उस बदबूदार और भीड़ भाड़ वाले बंकर के फर्श पर लेटी थी। वांग टेंग पास में ही सो चुका था। उस कमरे में सैकड़ों लोग ठूंसे हुए थे। पसीने और गंदे पैरों की बदबू हवा में तैर रही थी। लियू रुयान ने अपने छाले पड़े और सूजे हुए हाथों को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने चादर को कसकर पकड़ा और उसके नाखून मांस में चुभ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे पास सिस्टम है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। बस रुक जाओ, एक बार मुझे ऊपर पहुंचने दो। एक बार मैं यहाँ के सबसे बड़े अफसर से मिल लूं, फिर भैया मैं तुम्हारा सारा घमंड मिट्टी में मिला दूंगी। तभी एक गंदे और डरावने चेहरे वाले गुंडे ने हाथ में 2 सॉसेज लिए उसके पास आकर कहा, मैडम जरा हमसे मीठी बातें करो तो ये दोनों सॉसेज तुम्हारे हो जाएंगे। लियू रुयान ने सिसकते हुए कहा, मुझे दोनों चाहिए। और यहाँ जब मेरी बहन 2 सॉसेज के लिए अपनी इज्जत का सौदा कर रही थी, मैं अपनी ऑल टेरेन स्नो बाइक पर सवार होकर शहर के खंडहरों के बीच हवा से बातें कर रहा था। सड़कों पर जमी हुई गाड़ियां और लाशें पड़ी थी। आधे घंटे बाद मैं अस्पताल पहुंचा, जहाँ का पूरा मैदान जमे हुए ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा था। वे सब कतार में खड़े थे, मानो अस्पताल की 2 रुपए वाली पर्ची कटा रहे हैं। मुझे पता था कि ये मरे नहीं है। जैसे ही इन्हें किसी जिंदा इंसान की आहट मिलेगी, ये जाग जाएंगे। मैंने तुरंत अपना साइलेंस फील्ड वेपन चालू किया और खिड़की के रास्ते अंदर घुस गया। ये 3री मंजिल की फार्मेसी की दुकान थी। अंदर बस कुछ नर्सों की लाशें थीं जो ज़ॉम्बी बन चुकी थीं। मैंने बिना कोई आवाज किए अपनी कुल्हाड़ी से उनके सिर धड़ से अलग कर दिए। फिर अलमारियों के पास जाकर अपनी शक्तियों से सारी दवाइयां सिस्टम स्पेस के अंदर समेटी। कयामत के इस दौर में ये दवाइयां सोने से भी ज्यादा कीमती थीं। तभी अचानक नीचे से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। 2 बख्तरबंद गार्डियन अस्पताल का गेट तोड़कर अंदर घुस आईं। चारों तरफ आग लग गई। गाड़ी से 7 से 8 हथियारबंद बदमाश उतरे और ज़ॉम्बीज पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। उनका लीडर, जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा निशान था, चिल्लाया, हमें सिर्फ दवाइयां और ब्लड बैग्स चाहिए। जो भी बीच में आए उसे भून दो। मैंने उनकी गाड़ियों पर बना शार्क का लोगो देखा और समझ गया कि यह ब्लैक शार्क गैंग के लोग हैं। मेरे होठों पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। इतना शोर मचाकर तुमने इस नर्क के राजा को जगा दिया है। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। अस्पताल के मुख्य हॉल का फर्श ऐसे फट गया मानो कोई कागज हो, और उसके अंदर से एक 3 मीटर ऊंचा विशाल रैम्पेज ज़ॉम्बीज बाहर निकला। उसका पूरा शरीर लोहे जैसा सख्त और ग्रे था। आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और उसने आसमान की तरफ देखकर एक जबरदस्त दहाड़ मारी। उस दहाड़ की गूंज से बचे कुचे सारे कांच के झूमर चकनाचूर हो गए। बदमाश खौफ के मारे पीछे हटने लगे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। गोलियां उस मॉन्स्टर की छाती से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थीं और वहां बस छोटे मोटे खरोंच के निशान बन रहे थे। उस मॉन्स्टर ने अपना विशाल हाथ घुमाया और 2 बदमाशों को सीधे दीवार में दे मारा। वे तख्ते की तरह चिपक गए। मैं 3री मंजिल से चुपचाप यह सब देख रहा था और उस मॉन्स्टर के हाथों पूरे गैंग के सफाये का इंतजार कर रहा था। उस लड़ाई में मॉन्स्टर की भी काफी ताकत खत्म हो चुकी थी। तभी मैंने 3री मंजिल से नीचे छलांग लगाई और सिस्टम स्पेस से एक जलता हुआ डायनामाइट बम निकालकर सीधे उस मॉन्स्टर के खुले हुए भयानक मुंह के अंदर डाल दिया। फिर मैंने जमीन पर रोल किया और एक खंभे के पीछे छिप गया। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और चारों तरफ धुएं का गुब्बार छा गया। जब धुआं हटा तो उस मॉन्स्टर का बिना सिर का धड़ जमीन पर पड़ा था। मैंने उस मलबे में से एक अखरोट के आकार का गहरे नीले रंग का क्रिस्टल कोर निकाल लिया। लेवल 2 क्रिस्टल कोर प्राप्त हुआ। क्या आप सिस्टम को अपग्रेड करना चाहते हैं? मैंने तुरंत अपग्रेड पर क्लिक किया। मेरे शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली। हड्डियों के चटकने की आवाज आई। सिस्टम अपग्रेड सफल रहा। लेवल 2 अनलॉक हो गया। एक नई एबिलिटी मिली, स्पेस ब्लेड। यह एबिलिटी आपकी मानसिक ताकत का इस्तेमाल करके हवा में 1 मीटर लंबी एक अदृश्य दरार पैदा करती है, जो दुनिया के किसी भी फिजिकल डिफेंस को बाईपास करके चीजों को पानी की तरह काट सकती है। मैंने परखने के लिए पास खड़ी एक बख्तरबंद गाड़ी की तरफ हवा में हाथ लहराया। काली अदृश्य लकीर हवा में चमकी और गाड़ी की मोटी लोहे की चादर बिना किसी आवाज के 2 टुकड़ों में कट गई। मैंने अपने हाथों को देखा और मुस्कुराया। किसी भी कवच के पार-वार। यही तो इस कयामत के द्वार का असली VIP पास है। इसके बाद मैंने अस्पताल का सारा सामान अपनी गाड़ियों में समेटा और बाहर जाने लगा। अभी जमीन पर पड़े एक आधे कटे हुए बदमाश ने मेरा पैर पकड़ लिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे बचा लो, मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने जेब से एक सिक्का निकाला और उसके खून के तालाब में फेंकते हुए कहा, यमराज के पास जा रहे हो तो टिकट के पैसे रख लो। ये कहकर मैं अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से दूर निकल गया। कयामत का 15वां दिन आ चुका था। वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें कभी 50,000 लोगों के रहने की जगह थी, आज वहाँ 30,000 से भी कम लोग बचे थे। बाकी के लोग या तो रातों रात ठंड से मर चुके थे या रसद ढूंढने के चक्कर में ज़ॉम्बीज का शिकार हो गए थे। वहाँ कानून और व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। कल रात जब आखिरी जनरेटर ने भी दम तोड़ दिया तो इंसानी सभ्यता की आखिरी रोशनी भी बुझ गई। अंधेरे के साये में अब लोग इंसान नहीं रहे थे, बल्कि भूखे भेड़िए बन चुके थे। लियू रुयान एक कोने में दुखी बैठी थी। उसके दोनों हाथ ठंड के छालों से गल चुके थे। आंखें पूरी तरह सूनी थीं और वह नरक जैसी जिंदगी जी रही थी। वो क्लियरिंग सिस्टम ही उसकी जान बचाए हुए था, लेकिन उसी की वजह से उसे दिन रात हाड़ तोड़ मजदूरी करनी पड़ रही थी। तभी वांग टेंग हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी लिए हांफते हुए अंदर भागा। उसका चेहरा खौफ से पीला था। उसने कहा, यान्यान, यान्यान, मैंने सुना है कि ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा सैलाब बाहरी बाड़ को तोड़कर अंदर घुस चुका है। यह जगह कुछ ही पलों में कब्रगाह बन जाएगी। हमें यहाँ से भागना होगा। लियू रुयान ने खिड़की के बाहर गिरती हुई भारी बर्फबारी को देखा और बेहद बेबसी से कहा, भागे। पर कहाँ भागे? बाहर -60 डिग्री तापमान है। बाहर कदम रखते ही मौत तय है। वांग टेंग अचानक उसके करीब आया। उसकी आंखों में एक पागलपन था। उसने कहा, चलो पश्चिमी इलाके में तुम्हारे भाई के पास चलते हैं। अपने साथ इस बंकर के इन 30,000 भूखे लोगों को भी ले चलते हैं। तुम्हारे भाई का किला चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो इन हजारों की सेना के सामने टिक नहीं पाएगा। लियू रुयान की आंखों की बेबसी धीरे धीरे एक ऊनी झार में बदल गई और उसके चेहरे पर एक खौफनाक फैसला दिखा। उसने कहा, हाँ सही कहा। अगर मैं यहाँ इस नर्क में सड़ रही हूँ तो वो लियू शिया हुई वहाँ स्वर्ग के मजे क्यों ले रहा है? अगर उसने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला तो मैं इस पूरे नर्क की सेना को उठाकर उसके दरवाजे पर ले जाऊंगी। मरना ही है तो सब साथ में मरेंगे। इसके बाद लियू रुयान और वांग टेंग कमांडर के केबिन में घुस गए, जहाँ कमांडर अपनी बंदूक साफ कर रहा था। लियू रुयान ने उसकी बंदूक की नली के सामने खड़े होकर कहा, मुझे पता है कि शहर का सारा खजाना और
रसद कहाँ छुपी है? हजारों टन अनाज, जनरेटर और एक बेहद सुरक्षित किला। कमांडर ने झटके से सिर उठाया और उसकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? अगर तुम्हारा ये मजाक हुआ तो मैं अभी तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा। उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही, वो मेरे सगे भाई का बंकर है। उसके पास असीमित रसद जमा करने वाला सिस्टम है। कयामत आने से पहले ही उसने पूरे शहर के कोल्ड स्टोरेजेस को खाली करके अपने बंकर में भर लिया था। वो पश्चिमी इलाके की उसी पुरानी फैक्ट्री में है। अगर हमने उस पर कब्जा कर लिया तो हम सब जिंदा बच जाएंगे। कमांडर की आंखें चमक उठी। बहुत बढ़िया। उसने तुरंत लाउडस्पीकर उठाया और पूरे कैंप में घोषणा की, सभी लोग ध्यान से सुनो, जो भी जिंदा रहना चाहता है और भूख से नहीं मरना चाहता वो मेरे साथ चलो। हमारा निशाना है पश्चिमी इलाका, वहाँ कब्जा करने के बाद सारा सामान तुम्हारा होगा। आधा घंटा बीत गया। आगे आगे 5 बख्तरबंद गाड़ियां रास्ता साफ कर रही थीं। पीछे ट्रकों का काफिला था और उनके पीछे हजारों भूखे और पागल लोगों की सेना हथियार, कुल्हाड़ियां और लोहे के पाइप लिए उस बर्फानी तूफान को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उनकी आंखों में भूख और लूटपाट की आग जल रही थी और उस पूरी सेना के सबसे पीछे इंसानों की खुशबू का पीछा करता हुआ ज़ॉम्बीज़ का एक बहुत बड़ा सैलाब भी चुपचाप उनके पीछे पीछे आ रहा था। यहाँ पश्चिमी इलाके के फौलादी बंकर में मैं आराम से सोफे पर बैठा व्हिस्की के ग्लास में जमी बर्फ को हिला रहा था। मेरे सामने लगी बड़ी स्क्रीन पर हजारों रेड डॉट्स तेजी से बंकर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे थे। मेरे होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। मैंने सोचा, वाह, मेरी बहन तो मेरे लिए बहुत सारे तोहफे लेकर आ रही है। लेकिन मुझे कोई डर नहीं था, बल्कि मेरे अंदर एक अजीब सा रोमांच था। इन पिछले कुछ दिनों से बंकर में बैठे बैठे मुझे झंग लग रही थी। अपनी पावर्स को अपग्रेड करने और पुरानी फिल्में देखने के अलावा कोई काम नहीं था। तलवार की धार पर नाचने का जो असली मजा है वही तो इस कयामत के द्वार का सबसे बड़ा खेल है। गाड़ियों का काफिला बंकर के गेट के सामने आकर रुक गया। लियू रुयान हाथ में लाउड स्पीकर लिए गाड़ी की छत पर खड़ी थी। बर्फीली हवाएं उसके बालों को उड़ा रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, लियू शिया हुई, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, दरवाजा खोलो वरना ये हजारों लोग तुम्हारे इस बंकर के परखच्चे उड़ा देंगे। मैं खिड़की के पास खड़ा होकर अपनी इस चिल्लाती हुई बहन को देख रहा था। मेरा लहजा बिल्कुल शांत था। मैंने माइक उठाया और कहा, मेरी प्यारी छोटी बहन, तुम अभी भी उतनी ही नादान हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन भेद बकरियों को लाकर मुझे डरा दोगी? तुम मेरे लिए सेना नहीं लेकर आई हो, बल्कि मेरे बंकर के सामने लाशों का ढेर लगाने आई हो। पास खड़े कमांडर का सब्र का बांध टूट चुका था। उसने हाथ से इशारा किया। एक रॉकेट लॉन्चर आरपीजी से बंकर के गेट पर निशाना दाग दिया गया। लेकिन जैसे ही वो रॉकेट दरवाजे से टकराने वाला था, दरवाजे के सामने एक अदृश्य जादुई डिफेंस चमक उठी। वो रॉकेट जैसे किसी आईने से टकराकर अजीब तरीके से मुड़ा और सीधे पास खड़ी बदमाशों की एक गाड़ी पर जा गिरा। वो गाड़ी पल भर में एक मलबे में बदल गई और उसमें बैठे लोग हवा में उड़ गए। लियू रुयान ने अपनी आंखों के सामने उस तबाही को देखा तो उसके होश उड़ गए। वांग टेंग ने उसे खींचकर गाड़ी के नीचे छुपाया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। मैंने तुरंत बंकर के बाहर बिछी हुई बारूदी सुरंगों का बटन दबा दिया। हजारों लोग जो अपनी तलवारें और बंदूकें ताने बंकर की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे ही उन्होंने बर्फ पर कदम रखा, एक के बाद एक धमाके होने लगे। आगे खड़ी सेना ऐसे कटने लगी मानो कोई फसल काट रहा हो। तभी पीछे से आ रहा ज़ॉम्बीज़ का सैलाब भी वहां पहुंच गया और उसने उस भीड़ पर हमला कर दिया। चारों तरफ से घिरे लोग भूख और खौफ के मारे एक दूसरे को कुचलने लगे। कमांडर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देता। जब आ ही गए हो तो कुछ यादें छोड़कर जाओ। मैंने बालकनी में खड़े होकर अपना हाथ हवा में उठाया और उस भागती हुई गाड़ी की तरफ स्पेस कटर से वार किया। हवा में एक अदृश्य काली लकीर खींची और वो कई टन वजनी बख्तरबंद गाड़ी बीच में से किसी केक की तरह 2 टुकड़ों में कट गई। कमांडर को चीखने का मौका तक नहीं मिला और वह गाड़ी के साथ ही बीच से कट गया। ये खौफनाक मंजर देखकर बाकी के बदमाशों की रूह कांप गई। कियों की पैंट डर के मारे गीली हो गई। वह जंग पूरे 3 घंटे तक चली, या यूं कहें कि वह नरक का सामूहिक नरसंहार था जो 3 घंटे तक चलता रहा। कुछ लोग जो उस भगदड़ में अपनी जान बचाकर दूर बर्फ में भाग गए, उनके अलावा वो 30,000 लोगों की सेना पूरी तरह साफ हो चुकी थी। चारों तरफ लाशों का पहाड़। ज़ॉम्बीज़ का पेट भर चुका था और मैंने अपनी भारी मशीन गनों से बचे कुछ ज़ॉम्बीज़ को भी भून दिया था। अब उस मैदान में सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे थे, लियू रुयान और वांग टेंग। उनकी किस्मत अच्छी थी कि शुरुआत में ही गाड़ी से गिर जाने के कारण वे धमाके से बच गए थे और बाद में गाड़ी के मलबे के नीचे मुर्दा होने का नाटक करके अब तक जिंदा बचे रहे। मैं हाथ में अपनी कॉम्बैट कुल्हाड़ी लिए धीरे धीरे बर्फ पर चलता हुआ लियू रुयान के सामने पहुंचा। मैंने कुल्हाड़ी की धार को उसकी ठोड़ी पर टिकाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, बंकर का गर्म सूप पीना है क्या? पिछले जन्म में तुमने मुझे दरवाजे के बाहर मरने के लिए छोड़ दिया था। इस जन्म में मैं तुम्हारा पूरा हिसाब चुका करूंगा। इसके बाद मैंने सिस्टम स्पेस से एक आलीशान डाइनिंग टेबल और कुर्सी निकाली और लाशों के उस ढेर के बीचों बीच उसे सजा दिया। लियू रुयान जमीन पर पड़ी रेंग रही थी। उसके हाथ ठंड से नीले पड़ चुके थे। उसने कांपते हुए हाथ टेबल की तरफ बढ़ाए और रोते हुए बोली, भैया मुझे बस एक निवाला दे दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे नहीं मरना। मेरी आंखों में कोई रहम नहीं था। तुमने ही तो कहा था ना, रसद सिर्फ काम के लोगों के लिए होती है, बोझ के लिए नहीं। तुम जैसे कचरे के लिए इस दुनिया की हवा भी बेकार है। ये कहकर मैंने जमीन पर एक धारदार खंजर फेंक दिया और कहा, मेरा बंकर सिर्फ काम के लोगों के लिए है। तुम दोनों में से जो भी दूसरे को मार देगा वो अंदर आ सकता है। वांग टेंग की आंखों में एक जानवर जैसा पागलपन जाग उठा। उसने बिना एक पल गंवाए चीखते हुए लियू रुयान की तरफ छलांग लगा दी। मुझे माफ कर देना यानियान, तुमने भी सुना ना, अगर तुम मरोगी तभी मैं जिंदा बचूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अब कोई सामान नहीं है, तो मेरे लिए एक बार मर जाओगी तो क्या चला जाएगा। वांग टेंग ने खंजर उठाया और लियू रुयान पर वार किया। लियू रुयान ने चीखते हुए अपनी आखिरी बची मानसिक ताकत से लाल रोशनी छोड़ी और वो खंजर हवा में ही गायब हो गया। लेकिन वांग टेंग तब तक उस पर हावी हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथों से लियू रुयान की गर्दन को दबोच लिया। वे दोनों उस खून से सनी बर्फ पर एक दूसरे की जान लेने के लिए जंगली जानवरों की तरह गुत्थम गुत्ता हो रहे थे। मैं पास खड़ा हाथ में वाइन का ग्लास लिए इस खूनी खेल का मजा ले रहा था। शानदार। प्रेमियों की यह जंग पिछले जन्म के ड्रामे से कहीं ज्यादा थ्रिलिंग है। मैंने वाइन का आखिरी घूंट पिया, ग्लास को बर्फ पर पटका और पास रखी कुल्हाड़ी उठा ली। मैं शांत कदमों से उन दोनों की तरफ बढ़ा जो अब लगभग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मैंने उन्हें देखा और कहा, मैंने तुमसे झूठ बोला था। तुम जैसे कचरे की औकात मेरे इस बंकर के
अंदर आने की कभी नहीं थी। कुल्हाड़ी हवा में लहराई और 2 बार में उन दोनों के सिर धड़ से अलग होकर बर्फ पर गिर गए। सफेद बर्फ पर फैला वो लाल खून ऐसा लग रहा था मानो सफेद चादर पर कोई गुलाब का फूल खिला हो। पिछले जन्म का वो बदला आज आखिरकार पूरे तरीके से पूरा हो चुका था। मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी शक्तियों से मैदान की सारी लाशें, गाड़ियों का मलबा और यहाँ तक कि वो जमा हुआ खून भी सिस्टम के रिसाइकलिंग जोन में समेट लिया। बंकर का दरवाजा फिर से एकदम साफ सुथरा हो चुका था, मानो वहाँ कभी कुछ हुआ ही ना हो। बंकर के अंदर आकर मैंने अपने खून से सने कपड़े उतारे और उन्हें आग के हवाले कर दिया। फिर मैं बंकर की बड़ी कांच की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर अभी भी वही भयानक बर्फानी तूफान चल रहा था। दुनिया पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी भी जिंदा था और बहुत लंबे समय तक पूरी शान से जिंदा रहने वाला था। मैंने अपनी अलमारी से एक बेहतरीन व्हिस्की की बोतल निकाली, 2 ग्लास भरे। एक ग्लास मैंने जमीन पर छिड़क दिया अपने पिछले जन्म के उस बेवकूफ भाई की याद में, और दूसरा ग्लास मैंने आसमान की तरफ उठाया इस खौफनाक और खूबसूरत नई दुनिया के नाम। चीयर्स। कयामत की इस रात का राजा मैं हूँ।